नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई खूब अच्छे से कर रहे होंगे। पत्र व्यवहार का जो सिलेबस है, लेटर्स का जो सिलेबस है हिंदी आलेखन में, उसमें सबसे महत्वपूर्ण और पहला पत्र है सरकारी पत्र। सरकारी पत्र को राजकीय पत्र भी कहते हैं, सरकारी पत्र को शासनादेश के नाम से भी जाना जाता है, सरकारी पत्र को शासकीय पत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो इस पत्र के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले ये सीखेंगे कि ये पत्र होता क्या है, ये पत्र लिखा कैसे जाता है, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, इसके प्रमुख भाग क्या होते हैं, महत्वपूर्ण अंग क्या होते हैं। इन सभी मुद्दों पर यहां पर हम चर्चा करेंगे। इसके प्रारूप को भी हम बताएंगे। प्रारूप आपका जब क्लियर हो जाएगा तो आप प्रारूप पे सीधा सवाल तो पूछा ही जाता है, पत्र लिखना आप जान जाएंगे कि किस प्रारूप पे इसको लिखा जाता है। तो बहुत पेशेंस के साथ कॉपी पेन लेके बैठिएगा। चीजों को बहुत बारीकी से सीखना है। जहां पर कुछ समझ में नहीं आएगा उसको नोट कर लीजिएगा, हमसे पूछ लीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा सेगमेंट है जहां पर आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलते हैं, कंप्लीट मार्क्स आपको मिल जाते हैं अगर आप थोड़ी सी सावधानी बरतते हैं, कोई चूक नहीं करते हैं तो। पीसीएस का मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम आप देखेंगे, उसमें भी आपको ये मिलेगा, खंड शिक्षा अधिकारी में भी आपको मिलेगा, आरओ में भी आपको मिलेगा। तो इस तरीके से ये हर एक जगह के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी अन्य आप जहां जहां पे भी एग्जाम देते हैं, लगभग हर जगह मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम में ये है। तो सबसे पहले आप यहां पे लिखिए सरकारी पत्र। कुछ भी आपसे पूछा जाए, चाहे आपसे कहा जाए सरकारी पत्र, चाहे आपसे कहा जाए शासकीय पत्र, चाहे आपसे कहा जाए राजकीय पत्र, चाहे आपसे कह दिया जाए शासनादेश, इसी प्रारूप में वो भी लिखा जाता है शासनादेश, तो वही है ये। तो ये सारे शब्द, सारी शब्दावलियां एक ही पत्र की ओर इशारा करती हैं। तो इसको हम ऑफिशियल लेटर तो कहते ही हैं, इसको हम गवर्नमेंट ऑर्डर भी कह देते हैं। ऑफिशियल लेटर कहते हैं, ऑफिशियल लेटर के साथ साथ में गवर्नमेंट ऑर्डर भी कह देते हैं। तो ये कुछ भी जो भी बातें कही जाएंगी सब एक ही पत्र के बारे में आपसे कहा जा रहा है। तो जीओ जो होता है गवर्नमेंट ऑर्डर, तो गवर्नमेंट ऑर्डर को आप क्या कहते हैं? जीओ कहते हैं। तो जीओ ये यही। सबसे पहले आप ये समझने की कोशिश करिए। जैसे आप लोग बड़ा जल्दबाजी करते हैं, आप सोचते हैं बस एक बार पढ़ लो हो जाएगा, इसीलिए मार्क्स नहीं आते हैं, 2 नंबर 3 नंबर इसमें मिल जाते हैं। ऐसे ना करिए, जल्दबाजी ना करिए। ये आपके जीवन का सवाल है, आपकी सपनों की उड़ान का सवाल है। आप सफल होंगे कि नहीं सफल होंगे, एक एक मार्क्स पे डिपेंड करेगा। सरकारी शब्द लगा है, यानी कि सरकारी कामकाज से संबंधित जो पत्र होता है उसको सरकारी पत्र कहते हैं। मैं नोट्स भी आपको दूंगा, लेकिन ये बात नोट करते चलिएगा। सरकारी कामकाज से संबंधित पत्र को सरकारी पत्र कहा जाता है। ये एक देश की सरकार द्वारा दूसरे देश की सरकार को, यानी कि अगर इसके लिखने की आप बात करें तो एक देश की सरकार इसको लिखेगी, किसको? दूसरे देश की सरकार को। एक देश की सरकार दूसरे, मतलब किसी प्रदेश के, जैसे केंद्र सरकार है तो ये राज्य सरकार को लिख देगी, केंद्र सरकार राज्य सरकार को लिख देगी। ये भी तो हो सकता है। मान लीजिए कि भारत यूएसए को लिख रहा है तो वो भी एक ऑफिशियल लेटर होगा। और अगर ये इसको हम कह दें केंद्र की सरकार, ये जो सरकार है वो केंद्र की सरकार, तो केंद्र की सरकार राज्य सरकारों को लिखती है और राज्य सरकार भी केंद्र को या अन्य राज्यों को लिख सकती है। ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार ही लिखेगी। राज्य सरकार द्वारा किसको लिखा जाए? उल्टा हो गया, केंद्र सरकार को लिख दिया जाए। सूचनाओं का आदान प्रदान पत्र के माध्यम से किया जाता है।
ऐसा भी हो सकता है। और राज्य की सरकार ऐसा भी हो सकता है कि किसी राज्य की सरकार को लिखे। ऐसा आपको कहीं लिखना नहीं है, लेकिन सब कुछ लिखना नहीं होता है, बहुत कुछ समझना होता है। तो केंद्र की सरकार राज्य की सरकार को, राज्य की सरकार केंद्र की सरकार को, केंद्र की सरकार राज्य सरकार को तो लिखती है, राज्य की सरकार भी राज्य सरकार को लिख सकती है। लेकिन ये लिखा जाएगा सरकार के किसी कार्यालय के द्वारा, तो एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय को ये भेजा जाता है। एक कार्यालय होगा, वो कहां का कार्यालय है ये डिपेंड करेगा। तो एक कार्यालय के द्वारा दूसरे कार्यालय को यह लिखा जाता है, दूसरे कार्यालय को यह लिखा जाता है। मोटे तौर पर सरकारी पत्र का जो उपयोग होता है, इस तरीके की जो सूचनाएं हैं उनका आदान प्रदान करने के लिए किया जाता है। होता क्या है इसमें, क्या किया जाएगा? तो सरकार कोई निर्णय लेती है, बातों को बहुत गहराई के साथ समझने की कोशिश कीजिएगा। सरकार क्या करेगी? कोई भी सरकारी निर्णय होगा तो वो निर्णय दूसरे सरकार को भेजा जाएगा। कोई भी पॉलिसी है, पॉलिसी मेकिंग, नीति निर्धारण किया गया है तो इसकी सूचना दी जाएगी, है ना। कोई समस्या थी, उसका निराकरण किया गया है तो समस्या निदान ये भी किया जाएगा, है ना। तो ये इसका विषय हो गया, कहीं ना कहीं इन्हीं विषयों से ये संबंधित होता है। भाई सरकारी निर्णय होगा, नीति निर्धारण होगा, समस्या निदान होगा, जिसको दूसरों को, दूसरी सरकारों को, दूसरे देश को, दूसरी राज्य सरकारों को, राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार को ये भेजा जाएगा। अब ये जितनी भी बातें हैं, इनसे एक चीज तो ये स्पष्ट हो गई, एक्सट्रीमली सॉरी, खेत की जुताई हो रही है, हल टूट जाए तो माना जाता है कि बड़ा शुभ है, अब की बार अनाज ज्यादा। अगर लिख रहे पेन छूट जाए तो बड़ा शुभ है, ये जान लीजिए। तो सरकारी पत्र जो है वो पूर्ण रूप से, इसकी ये विशेषता होती है, अभी और विशेषताएं हम आपको बताएंगे, कि ये औपचारिक होता है। अनौपचारिकता का कोई लेस मात्र भी इसमें नहीं होता है, ये औपचारिक होता है। इसमें व्यक्तिगत कुछ भी नहीं होता है, व्यक्तिगत कुछ नहीं। यानी कि जो भी बात आप कर रहे हैं वो पद के कारण कर रहे हैं, आप व्यक्ति विशेष होने के कारण ऐसा नहीं कर रहे हैं। और जो चीजें ऐसी होती हैं, औपचारिक होती हैं, तो उसका एक निश्चित ढांचा होता है, एक निश्चित प्रारूप होता है, एक नियत ढांचे पर इसको लिखा जाता है। नियत ढांचा इनका होता है, एक निश्चित ढांचा होता है, एक स्ट्रक्चर होता है, और उसी ढांचे में इनको हमेशा लिखा जाता है। कारण क्या है? अगर अलग अलग ढांचे में लिखा जाएगा तो अंतर आ जाएगा, एक सरकार से दूसरे सरकार में, एक राज्य से दूसरे राज्य को जो लेटर भेजा जाएगा, समस्या होगी। और अगर ये बात आपको समझ में आ रही है तो इसकी सामग्री जो होगी, इसकी जो नियम होंगे, इसके जो उपनियम होंगे, वो सब एक प्रारूप पर चलेंगे, एक ढांचे पर चलेंगे। यानी कि सब कुछ निश्चित होगा, नियत ढांचा ही नहीं होगा, नियत इसकी सामग्री भी होती है कि कब क्या लिखना है ना। नियत इसका प्रारूप भी होता है, इसकी शब्दावलियां भी मैं अभी आपको बताऊंगा, वो भी नियत होती हैं। इसके नियम भी, और उपनियम भी, ये सब नियत होते हैं। और इन्हीं नियमों, उपनियमों, सामग्री, ढांचा, इनके आधार पर इसको लिखा जाता है, प्रारूप के आधार पर इसको लिखा जाता है। लेखक जो लिख रहा है वो अपनी कोई बात नहीं लिख रहा है, वो सरकार के आदेश लिख रहा है, सरकार के निर्णय लिख रहा है, सरकार की नीतियों के बारे में लिख रहा है। सरकार ने किसी समस्या का समाधान किया है तो अपने कार्यालय की बात वो लिख रहा है। अब वो कोई टाइपिस्ट टाइप कर रहा है तो अपने घर की गाथा नहीं लिखेगा कि आज मैं सुबह पराठा खा रहा था तब उसमें एक बाल निकला था, ऐसा कुछ नहीं लिखेगा। या इस महीने मुझे तनख्वाह देर से मिली थी तो मुझे बच्चों की फीस देने में बड़ी दिक्कत हुई, ऐसा कुछ नहीं लिखेगा, है ना। तो लेखक कोई अपनी बात नहीं करेगा। जो भी बातें होंगी
एक चीज ध्यान रखिएगा, जो भी बातें होंगी वो विधि संगत होंगी, जो भी बातें होंगी वो तर्क संगत होंगी। ये विशेषताएं हैं इसकी, अभी मैं विशेषताएं एक साथ आपको लिखवा दूंगा बोल के। विधि संगत होंगी, तर्क संगत होंगी, होंगी कि नहीं होंगी। जो भी बातें आप कहेंगे वो आपकी व्यक्तिगत बातें नहीं है, तो वो बातें बहुत संक्षिप्त तौर पर कही जाएंगी, और संक्षिप्तता इसकी रीढ़ की हड्डी होती है। ये मान लीजिए कि ये बातें जितनी संक्षिप्त तौर पर कही जाएं, क्योंकि कार्यालय में काम बहुत रहते हैं, एक गाथा पूरी आप 10 पेज की लिख के दे देंगे तो कौन पढ़ेगा उसको। जिस अधिकारी के सामने हो जाएगा वो पहले ही कहेगा कि अरे ये क्या हो रहा है, इसको हटाओ। तो ये तो रीढ़ की हड्डी ही इसकी होती है। भाषा इसकी बिल्कुल औपचारिक होगी, तथ्यपरक होगी, स्पष्ट होगी। अगर भाषा की बात की जाए, अभी मैं एक एक विशेषताएं आपको लिखाऊंगा। अगर भाषा की बात की जाए तो भाषा भी इसकी कैसी होगी, औपचारिक होगी। इसको आप बना लेंगे तो हमेशा याद रहेगा। भाषा इसकी कैसी होगी, तथ्यपरक होगी, तथ्यपरक होगी, बिल्कुल स्पष्ट होगी, शुद्ध भाषा होगी, है ना। स्पष्टता इसका विशेष गुण है, शुद्धता इसका विशेष गुण है, शुद्ध भाषा होगी, है ना। और भाषा अगर ऐसी आप प्रयुक्त कर रहे हैं तो सामान्यतः ये राजभाषा में लिखा जाएगा, जो राज्य की भाषा होगी, है ना। और राजभाषा में कहीं कहीं दो भाषाएं हैं। एक दूसरी आप कह सकते हैं कि वैकल्पिक राजभाषा, वैकल्पिक राजभाषा में इसको लिख दिया जाएगा। तो अगर कहा जाए केवल राजभाषा में लिखा जाता है तो गलत हो जाएगा, वैकल्पिक राजभाषा में भी इसको लिखा जा सकता है। ऐसी बातें कही जा रही हैं तो इसकी जो शैली होगी वो अन्य पुरुष शैली में लिखा जाएगा। इसकी अगर शैली की बात की जाए तो कोई व्यक्तिगत बात नहीं की जा रही है, अन्य पुरुष शैली, अन्य पुरुष शैली में, है ना। मैं खुद कुछ नहीं कर रहा हूं, मुझे ये दायित्व दिया जा रहा है, अन्य पुरुष शैली में ऐसा कहने का मुझे निर्देश हुआ है कि ऐसा 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 मामला है। छोटे छोटे पैराग्राफ में एक आदेश, एक सूचना एक पैराग्राफ में लिख दी जाएगी, और दूसरी जो बात कही जाएगी तो एक के बाद एक नंबर नहीं डाला जाएगा, दूसरे में सीधे 2 नंबर डाल दिया जाएगा, सीधे दूसरा पॉइंट 2 नंबर संख्या डाली जाएगी और दूसरे पैराग्राफ में इसको लिख दिया जाएगा। ये बातें हुई, यानी कि ये जो पत्र होता है वो कुछ ऐसी विशेषताओं के साथ होता है। क्या विषय है, किस तरीके का है, उसकी भाषा क्या है, उसकी शैली क्या है। अब एक एक करके आप इसको लिखिए, सरकारी पत्र की या शासकीय पत्र की विशेषताएं। इसको आप लिख लीजिए, एक हेडिंग डाल दीजिए, शासकीय पत्र की विशेषताएं। और मैं जो बोल रहा हूं इसको लिखने की कोशिश करिए, टू द पॉइंट, बिल्कुल ऐसे ही। अपनी भाषा में आप चेंज करके लिख सकते हैं तो लिख लीजिए, कोई उससे दिक्कत नहीं होगी। अब आंसर हमेशा अपनी भाषा में लिखना है, चाहे वो जीएस का आंसर हो, चाहे वो हिंदी का आंसर हो, चाहे वो ऐसे निबंध हो, कुछ भी। पहला पॉइंट नंबर 1, फटाफट बहुत तेजी से लिखिएगा। सरकारी पत्र सरकारी कामकाज से संबंधित होता है। पूरा सेंटेंस आप लिखिएगा, सरकारी पत्र सरकारी कामकाज से संबंधित होता है। वर्तनी दोष बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे आपके। बिल्कुल कोई वर्तनी दोष नहीं होगा, है ना। दूसरा पॉइंट लिखिए, यह एक देश की सरकार से दूसरे देश की सरकार, केंद्र सरकार से राज्य सरकार, किससे किसको, इसकी बात हो रही है। तो एक देश की सरकार से दूसरे देश की सरकार, केंद्र सरकार से राज्य सरकार, राज्य सरकार से केंद्र सरकार या अन्य राज्य सरकारों को, कॉमा, एक विभाग, सरकारी विभाग या कार्यालय से दूसरे सरकारी विभाग या कार्यालय को लिखा जाता है। कॉमा कॉमा लगा के लिखेंगे, यह एक देश की सरकार द्वारा दूसरे राज्य की देश की सरकार को, कॉमा, केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को, कॉमा, राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार को या दूसरे राज्य सरकार को,
कॉमा, एक सरकारी विभाग द्वारा या कार्यालय द्वारा दूसरे सरकारी विभाग या कार्यालय को लिखा जाता है। तीसरा पॉइंट, इसमें होता क्या है, जितनी बातें हमने बताई हैं, सरकार द्वारा लिए गए निर्णय, नीति निर्धारण, समस्या समाधान विषय पर लिखा जाता है ना। विषय क्या होता है इसका? सरकार द्वारा किसी निर्णय, नीति निर्धारण, समस्या समाधान के विषय पर लिखा जाता है। चौथा पॉइंट, औपचारिक होता है। तो ऐसे मत लिखिए इसको। चौथा पॉइंट है इसकी औपचारिकता। यह पूर्ण रूप से औपचारिक होता है। इसमें व्यक्तिगत परिचय की झलक नहीं मिलती है। इसमें व्यक्तिगत परिचय की झलक बिल्कुल नहीं मिलती है। पांचवा पॉइंट, इसका ढांचा निश्चित होता है। पूरा सेंटेंस लिखिएगा, कोताही मत बरतिएगा। आप सोचे कि हाँ बस शॉर्ट शॉर्ट में लिख ले रहे हैं, अभी से शॉर्ट नहीं, जब प्रैक्टिस कीजिएगा तो शॉर्ट में लिख के याद करिएगा। अगला पॉइंट, इसकी विषय सामग्री तथ्यपरक, यथार्थ, नियमों और उपनियमों से बंधी हुई होती है या बंधी होती है। इसकी विषय सामग्री यथार्थ, तथ्यपरक, नियमों, उपनियमों से बंधी होती है। अगला पॉइंट, लेखक व्यक्तिगत बात नहीं करता। लेखक, इस पत्र में लेखक व्यक्तिगत बात नहीं करता। कॉमा, तर्कसंगत एवं विधि संगत तथ्यों का समावेशन होता है। इस पत्र में लेखक व्यक्तिगत बात नहीं करता। तर्कसंगत एवं विधि संगत तथ्यों का समावेशन होता है। अगला पॉइंट मैंने बताया था, संक्षिप्तता। संक्षिप्तता इसकी रीढ़ है। यथासंभव संक्षिप्त तौर पर विषय रखने का प्रयास किया जाता है। भाषा औपचारिक, भाषा कैसी होती है? औपचारिक, स्पष्ट, तथ्यपरक। ये भाषा के बारे में हम बात कर रहे हैं। एवं सर्वदा शुद्ध, सर्वथा शुद्ध। भाषा कैसी होती है? औपचारिक, स्पष्ट, तथ्यपरक एवं सर्वथा शुद्ध होती है। और भाषा कैसी होती है, इसी में एक पॉइंट बना सकते हैं या अगला पॉइंट बना सकते हैं, राजभाषा आब्लिक उपराजभाषा का प्रयोग किया जाता है या उपराजभाषा में लिखा जाता है। एक बात हमने क्या की थी, अन्य पुरुष शैली में, शैली अगर बात की जाए
तो अन्य पुरुष शैली में इसका लेखन होता है, इसका लेखन अन्य पुरुष शैली में किया जाता है। जैसे कहा है, मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि, आप खुद नहीं कह रहे, मुझे यह, तीसरा व्यक्ति कोई है, कहने का निर्देश हुआ है कि, डॉट 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 डॉट, आगे जो भी बात होगी। एक तथ्य या सूचना, एक तथ्य या सूचना ज्यादा सटीक रहेगा, सूचना एक पैराग्राफ में लिखने के पश्चात, पैराग्राफ में, उसके बाद में जब दूसरी बात आती है तो 2 नंबर पॉइंट डाल के, है ना, संख्या डालकर दूसरा पैराग्राफ प्रारंभ किया जाता है। दूसरा पैराग्राफ से ऐसे प्रारंभ किया जाता है। इसको बात समझ में आ गई? तो कोई पूछे कथन कैसा होता है? औपचारिक होता है, संक्षिप्त होता है। भाषा कैसी होती है? वैकल्पिक या राजभाषा का प्रयोग इसमें किया जाता है। शैली कैसी होती है? अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। विषय सामग्री कैसी होती है? एक निश्चित ढांचे में बंधी हुई विषय सामग्री होती है ना। और सरकारी कामकाज के लिए एक देश की सरकार के द्वारा दूसरे देश की सरकार, एक देश की केंद्र की सरकार के द्वारा राज्य की सरकार, राज्य की सरकार के द्वारा केंद्र की सरकार या राज्य की अन्य सरकारों को, विभाग से विभाग को, कार्यालय से कार्यालय को ये लिखा जाता है। ये इसकी समरी हो गई और ये इसकी विशेषता भी आपने देख ली। और ये विशेषताएं अगर आपकी तैयार हैं, ये विशेषताएं आपसे सीधे पूछी जाती हैं। एक प्रश्न नोट करिए और इसका उत्तर लिख के ग्रुप में पोस्ट करिएगा। सरकारी पत्र से क्या तात्पर्य है? अगर सरकारी पत्र की परिभाषा पूछ ले तो आप क्या लिखेंगे? सरकारी पत्र की अगर परिभाषा पूछ ले तो आप क्या लिखेंगे? सरकारी कामकाज से संबंधित पत्र को सरकारी पत्र कहते हैं। यह पत्र एक देश की सरकार के द्वारा दूसरे देश की सरकारों को, केंद्र सरकार द्वारा राज्य की सरकारों को, राज्य की सरकार के द्वारा केंद्र की सरकार या अन्य राज्य की सरकार को, एक विभाग से दूसरे विभाग को, एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय को लिखा जाता है। इसमें सरकार के किसी निर्णय, नीति निर्धारण या समस्या समाधान के विषय में बात की जाती है या ये उसका विषय बनाया जाता है ना। फिर उसकी विशेषताएं लिखेंगे, विशेषताओं में बात आ जाएगी कि यह एक औपचारिक पत्र होता है, इसमें व्यक्तिगत परिचय की लेस मात्र गुंजाइश नहीं होती है। जैसी भी भाषा एक निश्चित ढांचे पे लिखा जाता है। तो प्रश्न लिखिए, सरकारी पत्र से क्या तात्पर्य है? सरकारी पत्र की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए या विशेषताएं बताइए। छोटा सा एक प्रश्न है, इसको लिख के ग्रुप में पोस्ट कर दीजिएगा। जो आप लोगों का ग्रुप है, जो ऐप पर भी आप मैसेज कर सकते हैं, ऐप पर भी जो है, जिस ऐप पर मैसेज की सुविधा है तो वहां पर वो भेज दीजिएगा। अब एक बात आती है कि इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, महत्व, इसका महत्व क्या होता है? महत्व। इतनी चर्चा करने के बाद में आपको क्या समझ में आया? जितने भी सरकारी क्रियाकलाप हैं, तो समस्त सरकारी क्रियाकलाप इसी पर निर्भर करते हैं। तो पहला है सरकारी कामकाज या क्रियाकलाप। 2 शब्द आपको दे रहा हूं, जो भी आपको याद रहेगा लिख लीजिएगा, है ना। तो सरकारी कामकाज या क्रियाकलाप सरकारी पत्रों पर निर्भर करते हैं, सरकारी पत्रों पर निर्भर करते हैं। पहला पॉइंट ये इसका महत्व हो गया। महत्व और विशेषता में थोड़ा सा अंतर रखिएगा, है ना। यानी सरकारी कामकाज या सरकारी क्रियाकलाप को वैधानिक आधार इससे मिलता है, वैधानिकता प्रदान ये करते हैं सरकारी पत्र। जब सरकारी पत्र में वो छप जाएगा तो वो वैधानिक हो जाएगा। आगे कोई जरूरत पड़ेगी तो उसका डॉक्यूमेंटेशन हो जाता है, दस्तावेजीकरण हो जाता है।
आधार के तौर पर भविष्य के लिए, भविष्य के लिए, तो आप लिखिए भविष्य के लिए दस्तावेजीकरण का आधार यही होता है। यह महत्व इसका हो गया, सरकारी पत्र का, है ना। और सरकारों के मध्य महत्व तो यह भी है ना, सूचनाओं के आदान प्रदान का सबसे प्रमुख माध्यम। सूचनाओं में नीति भी आ गए, निर्णय भी आ गए, है ना, नियम उपनियम सब कुछ, जैसा भी कुछ होगा, सूचनाओं के आदान प्रदान का माध्यम होते हैं। ये इनका एक महत्व हो गया। और क्या महत्व हो सकता है सरकारी पत्र का? और क्या महत्व हो सकता है? कोई एक महत्व और बताइए। तो सरकारी पत्र जो होते हैं वो क्यों महत्वपूर्ण है? इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इनसे जो नियम जो भी प्रेषित किए जाते हैं, जो सूचनाएं प्रेषित की जाती हैं, इसी से शासन प्रशासन चलता है। कार्य प्रणाली, जो पहला पॉइंट आपने लिखा है, काम काज क्रियाकलाप, इसी पर निर्भर करता है। तो उस क्रियाकलाप का ये को वैधानिकता प्रदान करते हैं, यानी कि जो शासन प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका, ऐसे लिखिए, चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये 5 पॉइंट याद रखिएगा, कभी भी महत्व पूछा जाए तो आप इसको लिख दीजिएगा। तो ये महत्व हो गया। अब जो ये लिखा जाता है, ऐसा प्रश्न आपसे 1-2 बार कभी पूछा गया है, किसी की कहीं कहीं परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि इसके महत्वपूर्ण अंग क्या होते हैं। महत्वपूर्ण अंग क्या होते हैं? ठीक है, महत्वपूर्ण अंग जब भी आपसे पूछे जाए, जब भी किसी भी परीक्षा में, हर एक आयोग का अलग अलग ट्रेंड होता है, हर एक परीक्षा का अलग अलग ट्रेंड होता है। तो सरकारी पत्र में कुछ चीजें हैं जो निश्चित तौर पर आपको मिलेंगी, वही उसके अंग होते हैं। हर एक सरकारी पत्र में आपको वो दिख ही जाएगा, रहेगा। पहला इसका अंग आप कहेंगे, ये सभी किताबों में आपको नहीं मिलेगा और हर जगह सीधे प्रश्न भी आपसे नहीं पूछा जाएगा, है ना। पत्रांक, जिसको पत्र संख्या कहते हैं, पत्रांक, है ना, अनुभाग, और किस वर्ष का पत्र है, ये इंपॉर्टेंट है, ये वर्ष मिलता है। दूसरी चीज, जब भी आप पत्र देखेंगे तो उसमें विभाग या कार्यालय का नाम आपको लिखा मिलेगा। एक महत्वपूर्ण अंग यह है कि किस विभाग या किस कार्यालय के द्वारा इसको जारी किया गया है। और जैसे उसके बाद आप बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा स्थान, कहां से लिखा जा रहा है, और एक यहां पर आपको मिलेगी तिथि, किस तिथि को जारी किया गया, क्योंकि तिथि बड़ी महत्वपूर्ण है। ये एक ऑर्डर है, आदेश है, तो कभी जरूरत पड़े तो कहेंगे इस तिथि को ये जारी हुआ था, यानी कि इसके बाद इसका प्रभाव है, या लिखा रहेगा उसमें इस तिथि को जारी। तो आप कहीं पर भी दस्तावेजीकरण के तौर पर, दस्तावेज के तौर पर उसको प्रस्तुत कर सकते हैं, दस्तावेजीकरण इसका कर सकते हैं। फिर इसमें प्रेषक कौन है इसका, प्रेषिती, यानी कि किसके लिए लिखा जा रहा है, यह महत्वपूर्ण है। और प्रेषक प्रेषिती की जैसे आप बात कर लेंगे तुरंत आ जाएगा विषय, कि इसका विषय क्या है। विषय के बाद में बात आएगी कि किसको संबोधित किया गया है, संबोधन किसके नाम है ना, संबोधन, तो महोदय कुछ आप लिखेंगे ना इसमें, संबोधन यही होता है। अभी आगे आपको समझ में आएगा
और फिर रहेगा कि मुख्य भाग क्या है, क्या इस पत्र में कहा जा रहा है। तो मुख्य भाग, और मुख्य भाग के बाद में समापन आप करेंगे, और समापन जब हो जाएगा तो समापन के बाद में एक इसका है एंडोर्समेंट, यानी कि पृष्ठांकन। पृष्ठांकन, पृष्ठांकन, ये इसके मुख्य भाग होते हैं। इसमें जो यहां पृष्ठांकन से पहले ये जो 9 पॉइंट दिए हुए हैं, ये तो आपको निश्चित तौर पर मिलेंगे ही सब में, ये आपको हर एक पत्र में मिल जाएंगे। ठीक है, पृष्ठांकन भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब एक इसका हम उदाहरण देखते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे इसको लिखा जाता है। चलिए यहां पर आइए, ये नोट्स आपको मिल जाएगा, ये नोट्स आपके लिए है। तुरंत पहले नोट्स इसलिए नहीं देता हूं क्योंकि आप लोग पढ़ना बंद कर देते हैं। पहले पत्र देख लीजिए, फिर हम प्रारूप या नमूने या ढांचे पे बात करते हैं। जैसे ये पत्रांक, हमने आपसे क्या कहा कि सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, पत्रांक। सबसे ऊपर पत्रांक रहेगा, पत्र संख्या, फिर कहां से लिखा गया, अनुभाग और वर्ष रहेगा। ठीक है, तो पत्रांक ये हो गया, ये वर्ष यहां पर लिखा हुआ है, अनुभाग लिखा हुआ है कि स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से उसका स्वास्थ्य अनुभाग है, और किस सरकार के द्वारा, भारत सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय नीचे लिख दिया गया है ना। विभाग का नाम हो गया, अनुभाग का नाम हो गया, कार्यालय का नाम हो गया। ठीक है, कहीं कहीं आपको ये लिखा मिलेगा नई दिल्ली, ऐसा भी लिखा मिल सकता है, कहीं कहीं पे नहीं लिखा मिलेगा। फिर आप आ जाते हैं तुरंत यहां पर स्थान, तिथि, ये सारी चीजें हो गई। ये देखिए, ये अनुभाग यहां पर लिखा हुआ है, ये अंग मैंने आपको बताया था, लेकिन क्रम आप इसको ऐसे देखिएगा, बहुत ध्यान से इसको समझिएगा, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। पत्रांक हो गया, मैंने कहा था, ईयर हो गया, ये 2 चीजें हो गई। वर्ष यहां पर देखिए मेंशन है, ये लिख गया भारत सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय, कहीं कहीं नई दिल्ली लिखा जा सकता है। अनुभाग देखिए ये 5 हो गया, और ये तिथि हो गई। इसके लिखने का तरीका यही होता है कि इसके बाद में ये अनुभाग, ये प्रेषक हो गया। ये कोई क्रम वहां पे मैं ये नहीं कह रहा था कि वही क्रम होगा, लेकिन आप चाहें तो इसको ऊपर लिख के क्रम भी बना सकते हैं, यानी कि जो बातें हमने यहां पर की हैं, इस पे आप अगर प्रेषक प्रेषती ऊपर लिख दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, लेकिन कोई वो अंग केवल बताए गए हैं। ये आपका प्रेषक हो गया, ये इतने को प्रेषक कहते हैं। इतने को क्या कहते हैं, प्रेषक कहते हैं। ये आपका प्रेषक हो गया, और ये प्रेषती है, यानी कि सेवा में जिसको लिखा गया है। ये अनुभाग हो गया, ये स्थान और दिनांक हो गया। कहा गया था ना कि अनुभाग के साथ साथ में आपको स्थान और दिनांक भी मिलेगा, है ना, स्थान और तिथि। तो अनुभाग यहां लिख दिया जाता है और तिथि ऐसे। फिर विषय, ये उस समय मैंने लेटर बनाया था, कोविड-19 महामारी के समय बचाव और जागरूकता अभियान के संबंध में, यानी कि ये विषय क्या है इस लेटर का पहले ही स्पष्ट तौर पर लिख गया। फिर संबोधन, संबोधन में हमने कहा महोदय। फिर मुख्य भाग यहां पर आ रहा है कि क्या बात हम कर रहे हैं, मुख्य भाग यही है। और यहां पर जैसा कि मैंने आपसे बताया था, यहां पर बहुत ध्यान दीजिएगा कि मुख्य भाग में एक बात आपने कही और दूसरा कुछ भी, एक बात आपकी पूरी हुई और दूसरा बिंदु आ गया, तो वहां पर पहला नहीं डालेंगे, लेकिन यहां से दूसरा। महोदय, आपके पत्रांक 8/3-का/20 दिनांक 5 मई 2020 के उत्तर में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि, आगे लैंग्वेज है कि कोविड-19 महामारी के लिए दवा या वैक्सीन जब तक नहीं बन जाती है, उस समय का है ये, तब तक बचाव और जागरूकता ही इससे निपटने के कारगर उपाय हैं। अभी आउटडेटेड आपको लग रहा है, बात समझिएगा। नया लेटर भी मैं आपको दे दूंगा, हजारों की संख्या में लेटर आपको मिल जाएंगे, लेकिन हजारों की संख्या में पढ़ने नहीं है, लिखना सीख लेना है। रोज मछली देने से अच्छा है कि आपको मछली मारना सिखा दिया जाए। तो कारगर उपाय है। और प्रदेश में संक्रामक रोगियों की संख्या, बढ़ती संख्या के मद्देनजर स्वास्थ्य मंत्रालय के पास उपलब्ध परीक्षण किट तथा अन्य सहायता सामग्री आपकी सरकार को उपलब्ध करा दी जाएगी। एक बात यहां पर कंप्लीट हुई,
तो बिना इसमें एक नंबर डाले, ये पहली बात जरूर थी, लेकिन एक नंबर डाले बिना यहां से दूसरा नंबर डाला गया। इस महामारी के दौरान पीड़ित लोगों की सहायता हेतु आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जा रही है। वो बात पूरी हुई। महामारी की इस घड़ी में भारत सरकार राज्य के सभी नागरिकों की सहायता हेतु तत्पर है। तीसरी बात हुई, सहायता सामग्री उपलब्ध कराने हेतु कृपया केंद्रों का विवरण उपलब्ध कराएं। ये चौथी बात हुई। बातों को तोड़ तोड़ के मुख्य भाग यही था, इसमें लिख दिया गया। और जैसे मुख्य भाग हो गया तब इसका समापन किया गया। तो देखिए, भवदीय शब्द से ये समापन हुआ। हस्ताक्षर डॉट 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 आबासा, पद का नाम यहां महत्वपूर्ण है। हस्ताक्षर यानी कि किसी व्यक्ति का नाम यहां पर महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि पद से लिखा जाता है। ठीक है, उपसचिव। संलग्नक है, यथोक्त शब्द आप यूज कर सकते हैं। और निम्नलिखित को प्रतिलिपि, यहां प्रतिलिपि लिखा हुआ है, इसको प्रतिलिपि कर दीजिए। सूचनार्थ प्रेषित संबंधित जिलाधिकारी और दूसरा सचिव स्वास्थ्य विभाग उत्तर प्रदेश। तीसरे को भी हो सकती है, लेकिन 2 कम से कम इसमें लिख दिया गया। बात समझ में आ गई? ये लेटर का एक उदाहरण रहा। और फिर नीचे यहां पर एक रहेगा आज्ञा से, कि किसकी आज्ञा से इसको लिखा गया है। ठीक है, आज्ञा से। ठीक है, हस्ताक्षर का खा गा, ये भवदीय है और ये आज्ञा से है। ठीक है, बड़ा इसमें कौन है? ये बड़ा है, और इसकी आज्ञा से ये लेटर जारी हो रहा है। ये ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि आज्ञा देने वाला बड़ा हो जाएगा। ये इसका एक प्रारूप भी हो गया, उदाहरण भी हो गया। लेकिन अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि इस पत्र का आप नमूना बना के दिखाइए, या इस पत्र का प्रारूप बना के दिखाइए, या इस पत्र का और भी एक शब्द यूज किया जाता है ड्राफ्ट अंग्रेजी में, तो आप क्या करेंगे? चाहे प्रारूप पूछा जाए, चाहे नमूना पूछा जाए, और चाहे ड्राफ्ट पूछा जाए, एक ही बात पूछी जा रही है। तो शासकीय पत्र ऊपर आप डाल देंगे, प्रारूप, नमूना, ड्राफ्ट। यहां पत्रांक लिखेंगे, डॉट 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 लगाएंगे, और फिर सरकार लिख देंगे और आगे डॉट 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 कर देंगे। ये बिल्कुल मध्य में रहेगा, सेंटर ऑफ द पेज। जो आपको पेज मिला है, आपको जो पेज मिलता है वो इस तरीके का पेज होता है। ये हाशिया इसमें बनी रहती है, नीचे ऐसे रहता है। तो यहां पर आप इस चीज को लिख देंगे। एक ही पेज में पेपर का जो आपको पेज मिला है, उसमें इस लेटर को कंप्लीट करना है। दूसरे पेज में यथासंभव यह प्रयास है कि नहीं जाना है। कभी कभी वो लोग बीच से, ऐसा नॉर्मली नहीं होता है, कई बार शिकायत भी इसकी हुई है, बहुत कम जगह दे देते हैं। ऊपर कोई क्वेश्चन था, बाद में उठा के दे दिए, और एक ही पेज आपको मिलता है, तो गलती करने की गुंजाइश भी यहां पर आपके पास नहीं होती है। तो वहां पर कोशिश कीजिएगा कि एक ही पेज में आपका ये आ जाए। इतनी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कितना छोटा बड़ा क्या लिखना है आप ध्यान रखिए। आपको दूसरा पेज वहां मिलता ही नहीं है, तो वहां पर आप शिकायत नहीं कर सकते। जो पेज आपको मिला है उसी में आपको काम चलाना है हर हाल में। प्रारूप जब भी आप बनाएंगे तो इस प्रारूप में देखिए, प्रारूप बनाते समय सबसे ज्यादा ध्यान इसमें अलाइनमेंट का रखना है। ये जो प्रेषक है, ये जो सेवा में है, ये जो अनुभाग है, ये विषय है, और ये महोदय, ये कहां पर क्या रहता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे ज्यादा इस लेटर में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, बार बार इसमें मैं फोकस कर रहा हूं, इसको ध्यान दीजिएगा। ये प्रेषक, ये सेवा में एक सीध में रहेगा। अनुभाग को बहुत हल्का सा आगे निकालेंगे, निकला हुआ बहुत ज्यादा नहीं दिखे। विषय, महोदय, ये इसी अलाइनमेंट में ऐसे लिखा जाएगा। अनुभाग को जरा सा आगे निकालेंगे, बहुत जरा सा, बहुत बारीक सा। कोई रूल कहीं आपको नहीं मिलेगा। 10 जगह पे 10 तरीके की चीजें आपको मिलेंगी। मैं जो कह रहा हूं इसको मानिएगा। प्रेषक, सेवा में, विषय और महोदय, इसको एक अलाइनमेंट में ऐसे रखिएगा। अनुभाग को बहुत हल्का सा आगे निकालिएगा, बहुत हल्का सा, दिखे ना कि वो निकला हुआ है। सेवा में की जब आप बात करते हैं, तो जब आपसे प्रारूप या नमूना या ड्राफ्ट पूछा जाएगा, लिखित प्रारूप पूछा जाएगा, कुछ भी पूछा जाएगा, तो आप प्रारूप ही बनाएंगे। कह दिया गया सरकारी पत्र किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं बताइए और एक लिखित प्रारूप बनाइए। तो ये लिखित ही है, इसमें और कुछ लिखना नहीं है। प्रारूप लिख के ही बताया जाता है।
तो आप इसको प्रेषक, यहां पे नाम, पदनाम, पता, सबके आगे डॉट डॉट डॉट, सेवा, पद और पता, डॉट डॉट डॉट, अनुभाग, डॉट डॉट डॉट, विषय, डॉट डॉट डॉट, महोदय, महोदय के बाद कॉमा रहेगा। और इसका अलाइनमेंट मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, ये अलाइनमेंट याद रखिएगा कि ये सारी चीजें एक में है और ये हल्का सा इधर शिफ्ट होगा, इतना ज्यादा शिफ्ट नहीं होगा कि ये बाहर निकला हुआ बहुत ज्यादा दिखे, लेकिन बारीक सा, बहुत हल्का सा रहेगा। यहां डॉट डॉट डॉट, यहां पर स्थान डॉट 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 और दिनांक डॉट डॉट डॉट, इसी अनुभाग के सामने, ये बिल्कुल एग्जैक्ट इसी लाइन में है। जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे सब आप प्लेन पेपर पर करेंगे, क्योंकि प्लेन पेपर, और कोशिश करिए, हमारे यहां का भी आंसर सीट है, मैं आपको ग्रुप पे दे दूंगा, उस पे, या यूपीएससी का मार्केट में ऐसे बना हुआ आता है, उसकी एक कॉपी मिलती है, उस कॉपी को ले आइए, उसमें इसकी प्रैक्टिस करिए, बाद में कुछ नहीं होता है। ठीक है, कोई भी त्रुटि मत कीजिएगा, वर्तनी दोष मत कीजिएगा, वर्तनी दोष के बाद में मार्क्स कटते हैं। फिर यहां पर लिखिएगा महोदय और कॉमा छोटा सा ऐसे लगाएगा, बहुत लोग इतना बड़ा कॉमा लगा देते हैं, नहीं, छोटा सा कॉमा, जैसा कॉमा होता है। फिर मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि डॉट 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 डॉट, फुल फॉर्म और सॉरी फुल स्टॉप, ठीक है, और यहां पर फिर दूसरा पॉइंट और डॉट 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 फुल स्टॉप, ऐसे कर दीजिएगा। और फिर यहां पर देखिए, ये जो लाइन है इधर की, ये वाली लाइन, इसका अलाइनमेंट भी ध्यान रखना है। जहां पर ये भौदिये, ये देखिए भौदिये जिस सिधाई में लिखना है, इसी सिधाई में ये देखिए, ये भी ऐसे रखना है आज्ञा से, ऐसा नहीं कि इसको अंदर बाहर कर दे, ये एक ही सीध में ऐसे लिखे जाएंगे। भौदिये में हस्ताक्षर डॉट डॉट डॉट, नाम ब्रैकेट में कर देंगे, डॉट डॉट लगाएंगे, पदनाम डॉट डॉट डॉट, फुल स्टॉप यहां पर लगाएंगे, यहां आज्ञा से वही चीज सेम यहां पर फुल स्टॉप लगा देंगे। संलग्नक डॉट 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 1 2 करके दोनों जगह फुल स्टॉप। प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित, ये पूरा लिखेंगे, और 1 और 2 ये 2 पॉइंट लगा के दोनों पे फुल स्टॉप लगा देंगे। बात समझ में आई? बात समझ में आई कि नहीं आई? फिर से एक बार इसको रिवाइज करिए। ये पूरा ड्राफ्ट आपके सामने है, अपनी स्क्रीन को जूम करके भी आप देख सकते हैं। शासकीय पत्र ऊपर लिखेंगे, प्रारूप नमूना ड्राफ्ट कुछ भी पूछा जाएगा यही, पत्रांक डॉट डॉट डॉट, सरकार पीछे लिख के आगे डॉट डॉट। अलाइनमेंट का ध्यान रखना है, प्रेषक, सेवा में, विषय, महोदय एक अलाइनमेंट में, अनुभाग थोड़ा सा आगे, अनुभाग के सामने स्थान एवं दिनांक। यही लैंग्वेज सेम कॉपी कर देनी है, कहीं भटकाव कोई नहीं होना है। मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि ऐसे डॉट डॉट डॉट, यहां फुल स्टॉप, और उसके बाद में दूसरा पॉइंट, यहां से नहीं शुरू करेंगे, यही मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है, उसी लाइन से शुरू करेंगे। दूसरा पॉइंट जो आप लिख रहे हैं वो उसी लाइन से शुरू करेंगे, उसी के सिधाई से शुरू कर देंगे। यहां पर अलग आगे पीछे कुछ नहीं बढ़ेंगे, ठीक है, यहां नहीं आ जाएंगे। आप सोचे कि इधर आ जाएंगे, नहीं, और अंदर इधर आप कर सकते हैं, यहां पॉइंट लगा देंगे, अंदर तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन इधर नहीं बढ़ना है। ये अलाइनमेंट भी ध्यान रखना है, ये अलाइनमेंट भी ध्यान रखना है। इस अलाइनमेंट के इधर से ही दूसरा पॉइंट लगाना है, इधर जाना मना है। इसके सीध में लगा दीजिए या थोड़ा सा इधर बढ़ जाइए तो काम बनेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर इसके बाहर चले गए, महोदय वाला अलाइनमेंट कर लिया तो गलत है। लेकिन ये जो संलग्नक का अलाइनमेंट है, ये ध्यान रखिएगा, वही सेवा में, प्रेषक सेवा में जो है वही यहां पर संलग्नक और प्रतिलिपि, ये सेम अलाइनमेंट रहेगा। जरूरत पड़ेगी प्रैक्टिस करते समय तो पेंसिल से हल्की हल्की ऐसे रेखा खींच लीजिएगा, जिससे कि आपको लाइन सीधी बनाने की आदत बन जाए। ये जितना भी आप लिखेंगे बिल्कुल सीधी लाइन में लिखेंगे। बहुत लोग इस धर से शुरू करते हैं ऐसे पहुंच जाते हैं, इधर से शुरू करते हैं ऐसे पहुंच जाते हैं। ये वहां पर आपको माफ नहीं किया जाएगा उस कि आप सोचे कि अरे मेरी तो राइटिंग ही ऐसी है, हम सीधी नहीं लिख पाते, हम तो बचपन से नहीं लिख पाते, मैम ने कितनी बार मारा था, है ना, खूब कटाई हुई थी। लेकिन नहीं, यहां पे कटाई से काम नहीं चलेगा, यहां नंबर की कटाई होगी, यहां पे छटाई हो जाएगी तो आप छांट के अलग कर दिए जाएंगे। एक एक दो दो नंबर जोड़ बटोर के, तब आपका समुद्र की तरह से पूरा घड़ा भरेगा, बूंद बूंद से घड़ा भरता है तो घड़े घड़े से मैं कहता हूं समुद्र,
तब आप सफलता के समुद्र में गोते लगाएंगे। तो एक एक मार्क्स आपको इकट्ठा करने हैं, तो ये अलाइनमेंट ध्यान रखिएगा। ये नोट्स मैं आपको दे दूंगा। जो बातें हमने बताई हैं, लगभग सारी बातें इसमें प्रिंटेड तौर पर आपको मिल जाएंगी। किससे किसको संचालन किया जाता है, विषय क्या होता है, भाषा शैली क्या होती है, प्रारूप क्या होता है, संबोधन सदैव पद के सापेक्षित नियत औपचारिक होता है, संबोधन की जो शब्दावली है वो सामान्यतः महोदय लिखी जाती है। समापन देखिए, वहां पर शायद मैंने नहीं बताया था, तो इस पत्र के समापन में किसी खास शब्दावली का व्यवहार कदापि नहीं किया जाता, बस भावधीय लिख दिया जाता है ना। और इसका अभिलेखीय महत्व होता है, दस्तावेज की तरह इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये नोट्स तो आपको मिल जाएगा, लेकिन ये सारा खेल प्रैक्टिस का है। तो मैं कुछ लेटर का, सरकारी पत्र जैसे सीधे लिखे जाते हैं, उनका प्रारूप आपको शेयर कर दूंगा। बाकी ये नोट्स तो आपका है ही है। जो क्लास में मैंने बातें बताई उनका ध्यान बिल्कुल अच्छे से आपको रखना है। एक और नोट करिए क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मैंने नोट कराया था कि सरकारी पत्र से क्या तात्पर्य है, उसकी विशेषताएं बताइए। दूसरा, सरकारी पत्र किसे कहते हैं, उसके प्रमुख अंगों को गिनाइए और उसका प्रारूप प्रस्तुत कीजिए, और उसका एक लिखित प्रारूप प्रस्तुत कीजिए। लिखित और प्रारूप, केवल प्रारूप में कोई अंतर नहीं है। और एक तीसरा प्रश्न, सरकारी पत्र से क्या तात्पर्य है। यहां पर एक बात है, मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं। सरकारी पत्र का उदाहरण प्रस्तुत करिए, या इसी क्वेश्चन का लैंग्वेज, इसकी भाषा हो सकती है कि सरकारी पत्र से क्या तात्पर्य है, सा उदाहरण समझाइए। ठीक है। अब जब आपसे परिभाषा पूछी जा रही है कि सरकारी पत्र से क्या तात्पर्य है, तो केवल परिभाषा नहीं लिखेंगे, वहां पर 5-6 विशेषताएं, प्रमुख जो विशेषताएं मैंने बताई हैं, उन विशेषताओं को भी मेंशन कर देंगे। इस लैंग्वेज में विशेषता लिखेंगे, ये ध्यान रखिएगा। जो विशेषता की हमने आपको ये लैंग्वेज बताई है, इनमें से कम 5 से ऊपर जितना आप लिख सकते हैं, छोटे छोटे सेंटेंस बना के, जैसे मैंने नोट कराया है अभी, उस तरीके से कम 5 से ज्यादा 7-8 भी आप लिखें तो लिख दें, 5 से कम मत लिखिएगा। केवल तात्पर्य पूछा जा रहा है, केवल परिभाषा पूछी जा रही है, तब भी परिभाषा के बाद आप लिख देंगे सरकारी पत्र की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं डैश। लेकिन दिक्कत यह होती है कि वहां जगह बहुत कम दे होती है। अगर जैसे आपसे प्रश्न पूछा जाए सरकारी पत्र से क्या तात्पर्य है, इसकी विशेषताएं बताइए और इसका प्रारूप प्रस्तुत कीजिए, तो मैक्सिमम 2 पेज आपको देगा। यानी कि एक पेज में प्रारूप आपको प्रस्तुत करना है और एक पेज में आपको ये परिभाषा और विशेषता का काम कर देना है। और ये भी ध्यान रहे कि एक पेज में अगर आप ये काम पूरा पेज नहीं यूटिलाइज करते हैं, तब भी उसका कोई उपयोग नहीं है, क्योंकि आप प्रारूप तो अगले पेज पे ही बनाएंगे, एक ही पेज पे पूरा बनाना होता है, उदाहरण भी एक ही पेज पे लिखना होता है। जिन लोगों की लेखनी बड़े अक्षर की है वो छोटा कर ले, जिनकी छोटी है उनको इस सेगमेंट में फायदा होता है। अन्य जगह पे तो उनको कई बार नुकसान होता है, वो ज्यादा लिखते हैं तब भी कम लगता है, लेकिन यहां पर उनकी लेखन कला रंग लाती है। यहां पर चीजें जो हैं वो काफी उनके लिए सरल हो जाती है, क्योंकि कम जगह में वो लिख लेते हैं, टिकोर टिकोर के बड़ा अच्छा लिखते हैं वो लोग। तो ये 3 प्रश्न के उत्तर आप लोगों को लिख के ग्रुप में पोस्ट करने हैं। जो काम बताते चलेंगे उसको करते चलिएगा, सफलता आपकी होगी। थैंक यू सो मच। बाकी कोई जानकारी आपको चाहिए, जो लोग बैच से जुड़ना चाहते हैं, मान लीजिए कि अलग कहीं वीडियो देख रहे हैं या किसी ने आपको वीडियो दिखाया है कि ऐसी भी एक क्लास चलती है जहां पर ऐसे पढ़ाया जाता है ना, तो वो लोग बैच से जुड़ सकते हैं। हमारा मेन का भी बैच है, प्रीलिम का मेन बैच है, बीओ का भी बैच है, पीसीएस का भी बैच है, हिंदी का भी बैच है पीसीएस की, तो आप उससे जुड़ के लाभ उठा सकते हैं। थैंक यू सो मच।